जनाब अल्लाह की दुआ से मतलब हमारे बड़ों की दुआ से अल्लाह ताला ने हम पर रहम फरमाया और हम भी आज आपके साथ मौजूद हैं ठीक ठाक। और आप भी इंशाल्लाह सब बेहतर होंगे, ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, A1 होंगे। ठीक है जी। तो आज हम अपनी बात कंटिन्यू करना चाहेंगे। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो आपके साथ आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं। बायोलॉजी में हम आज लेक्चर नंबर 6 को चैप्टर नंबर 2 जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है उसमें लेक्चर नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा लेक्चर जोलॉजी सेक्शन के लिए होगा। चैप्टर 2 का जोलॉजी पार्ट हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। हमने स्केलेटन सिस्टम में आपसे जॉइंट्स की डिस्कशन कर रहे थे और टाइप्स ऑफ जॉइंट आपसे बात की थी। उसकी पहली टाइप जो हमारी मूवेबल जॉइंट था उसका हमने डिस्कशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। उसमें हाइंग जॉइंट की डिटेल आपने ले ली थी। मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के अंदर आपने बात कर ली थी। ठीक है ना। उसकी टाइप फर्दर हमने डिस्कस कर ली थी। उस प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई बात आपने नोट करके रखी हो तो और डिस्कस करनी हो तो आप अपनी बात कर सकते हैं अभी, ताकि फिर हम क्लियर करके और अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर लें। ठीक है। जी जनाब, अभी तक हमारे बच्चे ऑलमोस्ट आ चुके हैं और एक क्वेश्चन फर्स्ट टाइप रिपीट कर दें। फर्स्ट टाइप मतलब कौन सी फर्स्ट टाइप? फर्स्ट टाइप फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ये थी हमारी फर्स्ट टाइप। और फ्रीली मूवेबल जॉइंट में हमने एग्जाम्पल दी थी आपको कि ये दरअसल बहुत ज़्यादा अच्छा मूव करने वाला जॉइंट है। और इसकी एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारा शोल्डर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्री मूवमेंट कर सकता है। अपने हाथ से आप बॉल फेंकते हैं तो आपकी पूरा हाथ आसानी से पूरा सर्किल में भी घुमा सकते हैं आप। और उसके बाद हमने कहा था कि जी हिप जॉइंट फ्रीली मूवेबल है लेकिन शोल्डर से थोड़ा सा कम मूवमेंट करता है। फिर हमने कहा था कि इसमें आपके जो हमारी जॉइंट्स हैं फ्रीली मूवेबल, उसमें हम हाइंग जॉइंट की बात करते हैं कि जी इसमें फर्दर हम डिवीजन कर देते हैं हाइंग जॉइंट को, जो कि आपकी एल्बो मूवमेंट आपको नजर आती है। आपकी ट्विस्टिंग करने वाली जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, उसकी आपको नजर आती है आपके ट्विस्ट करने के लिए आपकी कलाई, रिस्ट वॉच जिसमें आप पहनते हैं। तो एल्बो जो है वो हाइंग जॉइंट की एग्जांपल थी। पाइवॉट में आप अपनी रिस्ट को ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ये जितनी जॉइंट्स आगे फॉरवर्ड होती जाएंगी उतनी इनकी मूवमेंट में थोड़ी सी कमी आती जाएगी। फिर हमने कहा था पाइवोट जॉइंट में हम थोड़ी सी अपने जो टाइप है उसमें स्लाइडिंग जॉइंट में हम कैटेगरी बना देते हैं। एंकल और रिस्ट को हम कहते हैं जी ये जो आपकी एड़ी है और रिस्ट है जो ट्विस्टिंग करने वाली है वो स्लाइडिंग टाइप भी कहलाती है। फिर हमने कहा था कि इसके अलावा हमारे पास जो वर्टेब्रल कॉलम है वो ग्लाइडिंग कर रहा होता है, हमारा थंब का बोन ग्लाइडिंग कर रहा होता है। तो ये सब मिलकर
हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट का पार्ट थे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं आज जॉइंट का ये सेकंड, पार्शियली मूवेबल जॉइंट। पार्शियल का मतलब आपको यकीनन मालूम है, पार्शियल का मतलब होता है पार्ट। ठीक है ना, पार्ट का मतलब होता है छोटा हिस्सा। तो पार्शियली मूवेबल जॉइंट यानी कि जो मूवमेंट तो करता है लेकिन थोड़ी कम मूवमेंट करता होगा। द जॉइंट विच अलाउ अ लिटिल मूवमेंट आर कॉल्ड पार्शियली मूवेबल जॉइंट। ठीक है जी, तो इसकी मूवमेंट है तो सही, लेकिन थोड़ी सी जो फ्री मूवमेंट थी हमारी जॉइंट्स की, वैसी फ्री मूवमेंट नहीं। लाइक एग्जाम्पल आपके पास है कि आपका रिब केज जो रेस्पिरेशन करने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए बना है, प्रोटेक्ट करता है आपके लंग्स को प्लस हार्ट को, वो आपकी ब्रीथिंग मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है। तो उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत मामूली सी या पार्शली। ये मैकेनिज्म, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म, आप लोगों ने 1947 में पढ़ लिया था जब आप फर्स्ट ईयर में गैसियस एक्सचेंज पढ़ रहे थे। और यकीनन हमारे बच्चों को वो याद शायद नहीं होगा, कुछ को हो सकता है, पॉसिबल के हो भी। वहाँ क्वेश्चन भी आपको दिया गया था कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आप बता दीजिए। तो उसमें आपने कहा था कि जी हमारे पास जो है वो कॉस्टल मसल्स होते हैं जो रिब केज के ऊपर और नीचे, यानी अंदर इनर कॉस्टल मसल्स या आउटर एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स कहलाते हैं। बकरीद में वही मैं आपको बार बार बकरीद कुर्बानी की मिसाल देता हूँ कि उस वक्त आपको थोड़ी सी एक्टिविटी अगर दिखाते, और हो सकता है दिखाई भी हो, तो आपने देखा होगा कि आप जब चांपे बना रहे थे, चांप बनाते हैं ना, बड़ी अच्छी टेस्टी फ्राई भी होती हैं, बड़ी अच्छी टेस्टी उनका कुछ भी बनाना हो तो बहुत जबरदस्त उसका सालन बनता है। या तो वो चाप के ऊपर और नीचे जो गोश है वो दरअसल एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स थे और इंटरनल कॉस्टल मसल्स। वो एक्सटर्नल और इंटरनल कॉस्टल मसल्स ही क्या करते हैं, हमारी इस रिब केज को आगे यानी अप और डाउन पीछे मूवमेंट करवाते। और ये मूवमेंट क्यों होती थी, आपको पता है कि ये मूवमेंट इसलिए होती थी ताकि जो लंग्स हैं वो लंग्स की क्या कर दिया जाए, उनके वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाए, उनके प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाए, ताकि हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके। ठीक है जी, तो ये ऐसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको रिमाइंड करा दी। तो ये हमारा पार्शियल मूवमेंट जॉइंट है, तो एग्जाम्पल आपके सामने थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वन, और वो कहलाता है इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट वो है जिसमें मूवमेंट नहीं है बिल्कुल भी, है ना, और ये जॉइंट हमारा बिल्कुल फिक्स कर देता है दो बोन्स को। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपको बचपन में आप पजल्स के साथ खेला करते थे, पजल मिलते थे, पीस छोटे छोटे, आप उनको ज्वाइन करते थे और एक डायग्राम या पिक्चर फॉर्म करते थे। कुछ बच्चे अभी भी हो सकता करते हो। वो एक अच्छा गेम है क्योंकि उसमें टाइमिंग हमारी असल में गेम से खेली जाती है। तो वो क्या कर देते थे, आप बिल्कुल फिक्स कर देते थे। तो इसी तरह से ये हमारा ज्वाइंट जो है वो फिक्स कर देता है दो बोन्स को। उनके बीच में जो गैप है वो गैप फिल हो जाते हैं, और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास बहुत अच्छी मौजूद है हमारी बॉडी में, और उसे कहते हैं हम स्कल का ज्वाइंट। आपको याद है कि आपकी जो हमने स्कल, आपको एक बार ये डायग्राम भी दिखाई थी, तो हमने इसमें देखा था कि डिफरेंट बोन्स, ऑसिपिटल, पेराइटल, फ्रंटल, स्फिनॉइड, इथमॉइड, है ना, ये मौजूद है, टेम्पोरल। तो आप ये देख सकते हैं ये जो ज्वाइंट है पूरा, ठीक है,
पैराइटल का ऑसिपिटल के साथ या टेम्पोरल के साथ। तो यहाँ पर एक मखसूस डिजाइनिंग बनी हुई, ये वही पजल की तरह मखसूस स्पेसिफिक डिजाइन है जिसमें फिटिंग होगा। और हमने आपसे पहले कहा था कि ये वो एरिया है पैराइटल और फ्रंटल बोन का जिसमें अभी गैप मौजूद होता है जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा किया जाए। ठीक है, तो जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसमें ये बीच में यहाँ गैप होता है, और इस गैप की वजह से हमने क्या थी, हमने आपसे कहा था कि ये गैप की वजह आपको बताएंगे जब हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हो। यहाँ पर एक काम जो अभी हमारे आगे चलकर अभी हमें मिलेगा, तो वो मैं यहाँ आपको शो कर रहा हूँ। ये जो हमारा अपर जॉ होता है ना, जहाँ पे ये बोन्स लगी, सॉरी ये दांत लगे हुए हैं, इसको मैक्सिला कहते हैं। ठीक है, और इसके इन साइड यानी अंदर वाली साइड पर जब ये आगे बढ़ रहा है तो अंदर वाली साइड जो होती है वो पैलेट कहलाती है, यानी रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। इसकी बात मैं भी आपको आगे चलकर, बस ये डायग्राम थी तो मैंने कहा कि यहाँ आपको दिखा दूं कि मैक्सिला ये हिस्सा होता। ठीक है, आगे हम इसको बताएंगे आपको क्यों बताया जी। तो ये हमारा हो गया ज्वाइंट का सवाल पूरा, और आपको ज्वाइंट में मैंने क्वेश्चन दे दिया था, और नाम आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन आपको दिया जिसमें सिर्फ नेम पूछा ज्वाइंट की डेफिनेशन के साथ। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया था जिसमें आपसे कहा था ज्वाइंट, और फिर हमने कहा था जी एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को एक्सप्लेन करना। थोड़ा सा मैं आपको ये बात बताता चलूं, वैसे तो बार बार आपको मैं फोर्स करता रहूंगा कि आप पेपर अच्छा करने की कोशिश करें, कॉपी को अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आया ना कि नेम द डैश, कोई भी चीज का नेम पूछा जा रहा, तो आपके पास अगर उसकी एग्जाम्पल मौजूद है तो आप नेम के साथ साथ एग्जाम्पल जरूर मेंशन करें। आप अगर अपने काम को दूसरों से थोड़ा बेहतर करेंगे तो दूसरों से बेहतर नंबर आएंगे ना। अभी मैंने प्रीवियसली यानी जो लास्ट अभी हमारी क्लास चल रही थी उसमें मैंने आपसे कहा कि जनाब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी पूरे साल की मेहनत, एक साल पूरी मेहनत करेंगे ना, अब आप कोविड ने जाया कर दी, है ना। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हमारी पूरे साल की मेहनत को हम खुद जाया कर देते हैं, या लकीली वो जाया हो जाती है। मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता हम आज हमारा एग्जाम का पेपर कोई भी उर्दू इंग्लिश या मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, हम घर से निकले अपनी रूट पर और किसी ने हमें एक्सीडेंट करवा दिया या हो गया। अब वो डैमेज हम कितने हुए हैं वो तो हम भूल जाएं और उठें और भागें जी फटाफट के हमारी एग्जाम का टाइम इस वक्त शुरू होने वाला है। जब चोट वोट अगर तो कम लगी है तो ठीक है, भाग के फटाफट रिक्शा, नया रिक्शा लेंगे या नया जो भी अवेलेबल होगा वो उस पर बैठेंगे और पहुंचेंगे। और अगर खुदा खासा ज्यादा लग गई तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। हॉस्पिटल चले गए तो क्या हुआ, आपका पूरा साल का एक पेपर जाया, बंद हो गया, रुक गया, तो पूरा साल की मेहनत आपकी डिस्टर्ब हो गई। लेकिन अगर आपके थोड़ी बहुत चोट लगी थी तो आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए, अब आपकी लक ने जो डिस्टरबेंस पैदा की है वो तो अपनी जगह कर दी, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपने डिस्टरबेंस पैदा की तो वो आपकी अपनी गलती होगी। डिस्टरबेंस कैसे पैदा करेंगे आप नर्वस होकर बैठे हैं, आपके चोट पेन हो रहा है, आप उसकी तरफ सोच रहे हैं, है ना। तो ये आपके लिए क्या होगा, आपको परेशान करेगा, और ये आप ही की वजह से होगा। तो ऐसा ना कीजिए आप, और आप सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ, मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में आप जब पहुंच गए अपनी टाइम आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और टाइम जब स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आपका टाइम रुकता नहीं है। अब आपके एग्जामिनेशन हॉल के बाहर धमाके हो रहे हो, गोलियां चल रही हो, आपका आंख, आपकी नाक, आपका मुंह, आपके कान, आपके हाथ,
सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे टू योर एग्जामिनेशन कॉपी बस। क्योंकि अगर आप यहाँ नर्वस हुए तो आपकी सारी मेहनत का या तो सारी पे पानी फिर जाएगा, या फिर थोड़ी पे पानी फिर जाएगा, ठीक है, या आधी पे पानी फिर जाएगा। तो ऐसा हमने अपने हाथों से करना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपनी नर्वस को जरा, सिस्टम को अच्छा बनाकर चलते रहिए। ठीक है जी। तो ये बात थोड़ी सी आई थी, हम जब फिजिकली अपेयर होंगे तो वहाँ भी आपको एग्जाम की बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी रिसेंटली हमारी जब आपका टेस्ट होगा तो उस टेस्ट की डिस्कशन हमारे साथ होगी, तो वहाँ भी आपको बताएंगे। अब हम चलते जी इस दूसरे टॉपिक नेक्स्ट पर, और ये है स्ट्रक्चर ऑफ मूवेबल ज्वाइंट, या हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बॉल एंड सॉकेट। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रिकमेंड करूंगा, पेज नंबर 40 आपके पास है किताब में, आप आ जाइए जरा वहाँ। और यहाँ पर एक डायग्राम बनी है, मैं पहले आपको इस डायग्राम से रिलेटेड बात बता दूं। ठीक है, ये डायग्राम है जी, सब 40 पर है, होंगे इंशाल्लाह सब 40 पर। ये 40 पर जो डायग्राम बनी है, ये है पार्ट्स ऑफ हाइंग ज्वाइंट। ठीक है, तो आपसे ये भी कह देते हैं कि वो हाइंग ज्वाइंट को डिफाइन कीजिए। तो यहाँ पर आप 3 टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। एक, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ, लिख लीजिए आप, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हाइंग ज्वाइंट स्लैश करके लिखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, स्लैश करके लिख दीजिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, फिर स्लैश करके लिख दीजिए मूवेबल ज्वाइंट। तीनों क्या है? तीनों एक ही बात है। मूवेबल की टाइप है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की टाइप है हाइंग ज्वाइंट। क्लियर हो रही मेरी बात? सिंपल क्वेश्चन है, बस उसके नाम बदल गए। तो उसमें हम ये डिफाइन करेंगे जो अभी हम इस वक्त डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये सिंपल सी डायग्राम अगर आप बना लें बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई कलर शलर करना बात की बात है, लेकिन डायग्राम आपने बनानी। हो गया जी ये एक शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है वो आपको दिया जाता है, राइट द लेबल ऑफ, राइट द लेबल ऑफ गिवन डायग्राम। अब ये डायग्राम आपको दी गई है, और इसके पास 4 लेबल आपको नजर आ रहे हैं, और चारों पर ABCD लिख दिया हमने। थर्ड नाम बेटा मूवेबल ज्वाइंट, एक हो गया हाइंग ज्वाइंट, एक हो गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, और एक हो गया मूवेबल ज्वाइंट। ये बच्ची ने एक ने भी पूछा था, उसको बता रहा था। ठीक है जी। तो डायग्राम में आपका क्या होगा कि बनी होगी डायग्राम, और आप देख भी सकते हैं 5 ईयर अगर 10 ईयर आपके पास है तो उसमें एक बार आपको ये डायग्राम नजर आएगी, और इसके लेबल पर हमारे ABCD लिखा हुआ मिलेगा। और आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये ABCD पर जो लेबलिंग आनी है वो लेबल बस आप लिख दें। बहुत अच्छा 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन है, और टाइम बहुत छोटा सा इसमें इस्तेमाल होगा। भाई ए लिखा आपने, और ए के आगे उसकी लेबल लिखी, बी लिखा, C लेबल, D लेबल, बस। डायग्राम आपने नहीं बनानी, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी इसमें। अब लेबल क्या है, यहाँ पर सेंटेंस लिखे हुए मैं आपको बता रहा हूँ, और हम पढ़ेंगे भी आगे चलकर। आपकी डायग्राम में लेफ्ट साइड पर जो सेंटेंस लिखा है, द बोन्स एट अ जॉइंट आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड लिगामेंट। तो इसकी लेबल में आप सिर्फ क्या लिखेंगे, लिगामेंट्स, बाकी पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे। क्लियर है भाई बात मेरी? ठीक है ठीक। तो हमने सिर्फ लेबल में क्या लिखना है, लिगामेंट।
इसी के नीचे एक और सेंटेंस लिखा है, वेयर द बोन्स रब टुगेदर दे आर कवर्ड बाय अ स्लिपरी लेयर ऑफ कार्टिलेज। तो हमारा लेवल क्या होगा? ओनली कार्टिलेज। क्लियर? फिर हमारी बुक में डायग्राम के राइट साइड पर सेंटेंस लिखा है ऊपर, एन ऑयली लिक्विड कॉल्ड सिनियोवल फ्लूइड हेल्प्स द जॉइंट मूव स्मूथली। तो यहाँ पर जो लेबल होगा वो होगा सिनियोवल फ्लूइड। ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ लिखा द सिनियोवल मेम्ब्रेन अराउंड द जॉइंट स्टॉप द सिनियोवल फ्लूइड फ्रॉम ड्रेनिंग अवे। तो ये लेबल क्या होगा? सिनियोवल मेम्ब्रेन। 4 लेवल हो गए। रिपीट कर रहा हूँ, पहले लेफ्ट पर लिगामेंट्स होगा, दूसरा उसके डाउनवर्ड कार्टिलेज, फिर राइट पर होगा सिनियोवल फ्लूइड और उसके डाउन पर होगा सिनियोवल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने लिख दिया लिगामेंट की जगह पे ए, फिर लिख दिया बी, फिर लिख दिया सिनियोवल फ्लूइड की जगह पे सी और नीचे उसके डी लिख दिया। तो आपको बस ए बी सी डी में लिगामेंट, कार्टिलेज, सिनियोवल फ्लूइड और सिनियोवल मेम्ब्रेन लिखना है बस। डायग्राम नहीं बना रहे। डायग्राम ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पेपर पर बनी होगी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन होगा, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से विद इन मिनट आपका पूरा हो सकता है अगर आपको डायग्राम का लेवल याद है। और 2 के 2 आउट ऑफ 2 मिल जाएगा। सर 2 वाला बता दें अगेन लेवल। आपकी डायग्राम की लेफ्ट पर जो फर्स्ट है ऊपर वो है लिगामेंट, उसके नीचे 2 अगर आप उसको कह रही हैं तो वो है कार्टिलेज। अभी बुक यानी अभी हम अपनी डायग्राम भी यहाँ शो करेंगे ना बॉल एंड सॉकेट के स्ट्रक्चर, तो अगर लेवल में आपको कोई परेशानी होगी तो आप देख लीजिएगा उसमें। लेकिन ऊपर हमारा फर्स्ट लेफ्ट जो है वो है हमारा लिगामेंट, और लेफ्ट का सेकंड नीचे जो है वो है हमारा कार्टिलेज, राइट का फर्स्ट हमारा जो है वो सिनियोवल फ्लूइड और उसके नीचे सिनियोवल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब आ जाए जनाब स्ट्रक्चर की तरफ, और हमारा मूवेबल जॉइंट सबसे पहले हम कहते हैं कि जी क्लोज होता है इनटू फाइब्रस कैप्सूल। एक कैप्सूल बना होगा। अच्छा, ज्वाइंट ज्वाइंट होता है ना, चाहे बॉल सॉकेट हो, चाहे हाइंग ज्वाइंट हो, चाहे पाइवोट हो, चाहे हमारा पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट हो। तो इन तमाम ज्वाइंट को क्या करना पड़ता है? क्लोज करना पड़ता है। हमारे फिक्स ज्वाइंट की क्लोज्ड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो फिक्स है ना, वो तो मूवमेंट कर ही नहीं रहा। तो उसे तो बहुत सारी चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ या पार्शली मूवेबल ज्वाइंट में हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी किन चीज़ों की? कि ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा ना हो, है ना, ज़्यादा हीट पैदा ना हो, ज़्यादा बोन हमारी घिस ना जाए फ्रिक्शन कर करके, रब कर कर। तो इसलिए कैप्सूल एक बना होगा ताकि 2 बोन्स एक तो अपनी पोजीशन को कायम रख सकें और दूसरा वो ज्यादा से ज्यादा टाइम पास कर सकें, उम्र का हिस्सा क्रॉस कर सकें। सेकेंडली हम बात करते हैं, अ लेयर ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन्स। अभी हमने देखा लास्ट टॉपिक में भी आपको शायद हमने बताया था आर्टिकुलेशन के बारे में। आर्टिकुलेशन मीन्स क्या था? वो प्लेस जहां पर 2 बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर। अब इसमें आपको जो अभी हमने डायग्राम एग्जांपल दी उसमें आपके पास 2 बोन है। अब हम उसको बोन 1 और बोन 2 कह दें ना, ऊपर वाली को 1 कह दें, नीचे वाली को 2 कह लें। तो 1 इज आर्टिकुलेटेड विद द सेकेंड बोन 2। और अगर हम वैसे कहें, हम कहेंगे आर्टिकुलेट ऑफ द हेड ऑफ फर्स्ट बोन
to the articulate of curve of second bone. तो पहली बोन का हेड दूसरे की कर्व बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। आर्टिकुलेट कर रहा है तो ये ज्वाइंट आपस में एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट करेगा, है ना। वो सरफेस जहां आर्टिकुलेशन होती है, यानी एरिया, रबिंग एरिया, उसको क्या किया गया, कार्टिलेज के साथ कवर किया गया। अगेन मैं आपसे भी बात कहूंगा कि आपने बकरीद पर अगर हड्डी कैसे काटी जा रही है, गोश्त कैसे बनाया जा रहा है ना, आपके जो भी जानवर था, आपका बकरा था या गाय थी, ज़िबा किया गया था अल्लाह की राह में, अल्लाह उसको कबूल फरमाए, तो उसमें अगर आपने ये प्रोसेस देखे थे ना, तो आप अगर शोल्डर बोन निकलते हुए देखी हो, आपने हिप बोन निकलते हुए देखी हो, इसके ज्वाइंट निकलते हुए देखे हो, तो आपको बहुत एक्सपीरियंस अगर हो गया, तो आप देखिएगा कि जितनी भी बोन्स का ज्वाइंट वाला साइड है, स्पेशली ज्वाइंट वाला साइड है, उसके ऊपर एक वाइट कवरिंग, वाइट लेयर जरूर होगी, जो अगर आप नाखून मारकर उस पर देखते हैं, नाखून या कोई हार्ड सब्सटेंस लाइक नाइफ, तो आपको नजर आता है कि यार ये एक एक्स्ट्रा लेयर है बोन के ऊपर। जबकि जहां पर आर्टिकुलेशन नहीं है बोन का, बोन मसल्स के साथ है, वहां एक्स्ट्रा लेयर आपको नजर नहीं आएगी। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं आपको स्केप्यूला की, तो स्केप्यूला का जो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर था, जो चौड़ा हिस्सा था, उसको अगर आप देखेंगे ना, तो उसके ऊपर आपको कार्टिलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गोश्त के साथ अटैच। लेकिन जो उसका ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर था, जो ह्यूमरस के साथ अटैच है, वो अंदर से, यानी जो ग्रूव है वो, और जो उसका हेड है वो बाहर से, अगर आप देखेंगे तो वो स्मूथ और चिकना और वाइट कलर का, और अगर आपने उसको स्क्रैच किया तो आपको नजर आएगा कि इसके ऊपर से एक लेयर उतर रही है, वो लेयर कार्टिलेज की थी। कार्टिलेज की लेयर क्या करना चाहती है, वो ये करना चाहती है कि हमारी बोन हार्ड होती है, सख्त होती है, और अगर सख्त बोन होगी और वो बार बार एक दूसरे पर रब की जाएगी, मूवमेंट होगी ना, तो वो बोन एक दूसरे पर रबिंग करेगी, फ्रिक्शन, है ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी, बोन का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, उसकी बेसिक वजह क्या है कि बोन के ऊपर एक कवर कार्टिलेज का मौजूद है। तो अब दोनों बोन पर है, बोन वन पे भी, बोन टू पे भी। तो अब जब ये चल रहे हैं, यानी कि घिस रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो पहले क्या घिसी जाएगी, कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसी है, चिकनी, तो उसने क्या कर दिया, फ्रिक्शन को कम कर दिया। दूसरा काम क्या करेगा, द ज्वाइंट कैप्सूल इज लाइंड बाय अ सिन्यूवल मेम्ब्रेन विच सिक्रीट सिन्यूवल फ्लूइड। दूसरा कौन, सिन्यूवल फ्लूइड। गाड़ी में ऑयल डालते हैं, पता ना आपको, कौन बता रहा है कि गाड़ी के इंजन में ऑयल, ब्रेक में ऑयल क्यों डाला जाता है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, जल्दी से बताइए, बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, फंसे में पड़ा है ये, वाटर की प्रॉपर्टीज में भी ये लफ्ज पढ़ा है आपने, लेकिन केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का लफ्ज है बेसिकली तो ये। और आपकी केमिस्ट्री डेफिनेटली मुझसे बहुत अच्छी है, मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं केमिस्ट नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, तो थोड़ी बहुत बायो भी अच्छी है, मगर केमिस्ट्री तो डेफिनेटली आपकी अच्छी होगी ना मुझसे। लेकिन अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला, ना जाने कहाँ है जवाब। एक आया जी जवाब, एक आया जी सर याद नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है, ये जवाब आ गया मेरे पास जी। और कोई जी, इनको याद नहीं आ रहा, ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी सबको ये याद नहीं आ रहा कि आंसर लिखना है।
तो जवाब इसका ये है कि जनाब बफर जो है वो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है जी, आपने कहा एक आंसर। बफर सॉल्यूशन एक्चुअल ऐसा होता है जिसमें दो प्रॉपर्टीज आपस में मौजूद हो, लाइक वीक एसिड एंड बेस। तो बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टी इसमें मौजूद हो, लेकिन ऐसी हो कि दोनों प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली शो ऑफ जब भी करना हो जाए। ऐसा नहीं हो कि मिक्सिंग हो जाए उन प्रॉपर्टीज की, ठीक है। मतलब मैं केमिस्ट्री का बहुत डिटेल नहीं बता सकता, मैं सिर्फ एक जनरली बात आपको बफर बफर सॉल्यूशन की बता रहा हूँ। तो इसमें वीक एसिड होता है और बेस भी, कॉन्जुगेटेड बेस या कह लें या वीक बेस कह लें टाइप की, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मीडिया प्रोवाइड कर देता है किसी भी रिएक्शन को, बेसिक भी एसिडिक भी। तो यहाँ पर भी सिनोवर फ्लूइड भी हमारा यही काम करता है कि ये बोथ मीडिया प्रोवाइड करता है। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है, वीक ही एसिड होगा ऑलमोस्ट। बहरहाल वो हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम सिंपली अपनी बात ये कह सकते हैं कि जो एसिडिक एंड बेसिक मीडिया किसी भी रिएक्शन को प्रोवाइड कर दे तो वो बफर सॉल्यूशन कहलाता है। याद है अगर आपको तो वाटर हमारे सेल में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एज अ बफर सॉल्यूशन काम करता है। इसीलिए तो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस, चाहे वो एसिडिक मीडिया के लिए हो या बेसिक मीडिया के लिए हो, वो आसानी से मुकम्मल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो आपको मिल जाएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट्स एंड टेंडन। टेंडन का लफ्ज हमें यहाँ अपने पास ऑलमोस्ट नजर नहीं आता, ठीक है, बहुत कहीं पर होगा जो हमें छोटा सा बता दिया जाता है, लेकिन हमें यहाँ डिफरेंस के तौर पर आपसे पूछा जाता है। तो यही पेज 40 पर, या आप चाहें तो लिख सकते हैं, या अपनी नोटबुक पे लिख रहे हैं तो वहां लिख लीजिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट्स एंड टेंडन। लिगामेंट और टेंडन के दरमियान डिफरेंस, मैं भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का स्ट्रक्चर डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊंगा। तो आपकी अपनी बुक में तो मैंने दिखा दिया ना, लेकिन वैसे भी हम उसको थोड़ा सा दिखा देंगे। लिगामेंट्स का पहला कैरेक्टर है, दे कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन। लिगामेंट जो होता है वो दरअसल एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच कर देता है। एक बोन है ना, तो आपने कहा जी दूसरी बोन के साथ ज्वाइंट बना रही है, तो ज्वाइंट को अपनी जगह पे फिक्स भी तो करना है ना, रखना भी है, रोकना भी है, स्टेबल भी करना। तो उसके लिए व्हाइट कलर का हार्ड, मगर सख्त वैसा नहीं बोन की तरह, मसल्स की तरह। ये हार्ड का मतलब है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हार्ड कह लें या स्ट्रॉन्ग कह लें, स्ट्रॉन्ग होता है लिगामेंट, और ज्वाइंट को अपनी जगह पर, यानी दो बोन को अपनी जगह फिक्स करने का काम करता है कि ये अपनी पोजीशन से ना हिले, इनकी जो भी पोजीशन है। जैसे अभी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में तो बॉल अपने सॉकेट के अंदर रहे, इससे बाहर ना निकल जाए, जिसको आप कहते हैं जोड़ निकल गया, जोड़ खुल गया, कभी कभार ऐसा भी हो जाता चोट लगने से। तो वो लिगामेंट्स उस काम को करता है कि टू बोन्स को ज्वाइन करता है। जबकि टेंडन जो होता है वो दे कनेक्ट मसल्स टू बोन, मसल को बोन के साथ जोड़ता है। अगेन, कुर्बानी में अगर आपने देखा हो फॉरलिम्स को, कुर्बानी के जानवर के, तो वो बहुत प्यारा सा मसल्स आपको उसका नजर आता है, बाइसेप या ट्राइसेप भी, और उसको अगर आप देखेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता नैरो होता चला जाता है, और इन लास्ट वो वाइट कलर का हो जाता है। पहले तो ऊपर वाइट शेड आएगा उसके ऊपर, और फिर वो लास्ट में बिल्कुल वाइट हो जाएगा, और वो इलास्टिक होता है मगर होता बड़ा हार्ड है।
उसे अगर आप काट के फेंकेंगे नहीं और गोश्त में डाल के पकाने की कोशिश करेंगे तो अगले 24 घंटे आप उसको पकाते रहें, वो पकेगा नहीं। जैसे गोश्त है ना, गल गया, आपने खा लिया, लेकिन वो वाइट पीस जो है वो गल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, लाइक लिगामेंट। और उसने क्या किया है, उसने आपके मसल्स को आपकी हड्डी के साथ जोड़ दिया। ठीक है जी। लिगामेंट्स फॉर्म्ड बाय अ कोलेजन फाइबर, इसमें कोलेजन फाइबर होते हैं। और हमारे पास जो कोलेजन फाइबर है वो सॉफ्ट होता है उस वक्त तक जब तक उसमें कैल्सिफिकेशन नहीं होती ना। तो लिगामेंट लेकिन होता बड़ा स्ट्रांग है। कोलेजन फाइबर जैसे आप समझ लें कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो रस्सी है ना, बिल्कुल वो। और ये कोलेजन फाइबर होने की वजह से हमारा जो बोन की पोजीशन है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। इसी तरह से हमारे टेंडन भी जो है वो कोलेजन फाइबर से बनते। अब लिगामेंट का थर्ड पॉइंट आप देखिए तो उसमें आपका हमारे पास है कि शॉक एब्जॉर्बर। कि लिगामेंट जो होता है वो हमारी किसी भी किस्म की, जैसे शॉक प्रोड्यूस होते हैं, लाइक अगर आप चल रहे हैं ना या भाग रहे हैं या गिर गए तो 3 डिफरेंट शॉक्स आपको पड़ेंगे। अगर आपकी हमारी मूवमेंट हो रही है थोड़ी बहुत भी, तब भी शॉक प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसे कौन, लिगामेंट एब्जॉर्ब कर लेता, बोन तक उन शॉक्स को नहीं जाने दिया जाता। इसी तरह जब हम भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हमारी बोन की जो ज्वाइंट है उनमें शॉक्स आ रहे हैं, उन शॉक्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता। और खुदा ना खास्ता अगर कोई चोट जोर से लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो वो बहुत जोर से हुआ था, ज्यादा उसका स्ट्रेंथ थी, तो वो हो सकता है मे बी कि वो शॉक आपकी बोन तक पहुंच गया और उसने बोन को या तो डैमेज कर दिया या बोन का कोई हिस्सा आगे पीछे हो गया। ठीक है। लेकिन जो हमारा टेंडन होता है वो दरअसल क्या करता है, एंगरिंग पॉइंट फॉर अ बैंड मसल्स। एंगल, आपको याद है शिपिंग, जो हमारी शिप्स होती हैं पानी में, समंदर की, तो समंदर के बीच में तो आप, रोड तो है नहीं कि ब्रेक लगाया गाड़ी खड़ी कर ली, है ना। समंदर का पानी तो मूवमेंट में है हर वक्त। तो शिप क्या करते हैं जी, हम एंगर डाल देते हैं समंदर की लेयर में, और वो जाकर जमीन में कहीं या तो बिटवीन द किसी रॉक फंस जाता है या रुक जाता है, या उसका वेट भी बहुत काफी ज्यादा होता। इसी तरह से ये जो टेंडेंट है ये दरअसल मसल्स की जो बेंडिंग है, बैंड ना हो जाए मसल, मुड़ ना जाए जिसे आप कहते हैं, टर्न ना हो जाए। और चले कि आपने अपना हाथ की कलाई मोड़ी, हड्डी तो मुड़ गई क्योंकि वो तो लिगामेंट्स के साथ था, बोन का ज्वाइंट, मसल्स वहीं रुक गया, और आपने वापस उसको मोड़ा, मसल वापस ही नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा नहीं होने देगा कौन, टेंडन ऐसा नहीं होने देगा। फिर हम कहते हैं लिगामेंट्स में दे टेंड टू होल्ड स्ट्रक्चर स्टडी एंड स्टेबल। मैंने अभी आपसे कहा था कि ये हमारे बोन स्ट्रक्चर को और ज्वाइंट के स्ट्रक्चर को बिल्कुल अपनी जगह पर स्टेबल रखेगा, उसको जरा सा भी मूव नहीं करने देगा। क्योंकि अगर बहुत मामूली सा मूवमेंट, जो एक्चुअल ज्वाइंट हमारा है उसकी पोजीशन में जरा सा भी चेंज आया, तो समझे कि ज्वाइंट की मूवमेंट में पेन बहुत होगा, पेनफुल हो जाएगा। जबकि टेंडन जो होता है वो हमारा हेल्प करता है इन मूवमेंट, क्योंकि उसने क्या किया हुआ, मसल्स को बोन के साथ जोड़ा हुआ। तो मसल जब बोन के साथ जुड़ेंगे और जब वो स्ट्रेच होंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो बोन को खींचेंगे, और जब वो रिलैक्स होंगे तो बोन को अपनी जगह वापस छोड़ेंगे। इस तरह आपकी मूवमेंट पॉसिबल हो जाती है। ठीक है जी। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, जो आपकी डायग्राम आपकी बुक में भी थी। इसी को हम आपको दोबारा से जरा रिकॉल करते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। ये लिगामेंट जो बाहर सबसे फर्स्ट
लाइट कलर ब्लू कलर की लेयर है, ये हमारे लिगामेंट्स। तो इसने क्या किया, बोन 1 बोन 2 इन दोनों को आपस में अटैच करके रखा हुआ है एक खास पोजीशन पर। जबकि हमारे पास ये जो सेकंड थोड़ी सी डार्क ब्लू कलर की लेयर है, ये हमारा कैप्सूल फॉर्मेशन है, इसने कैप्सूल बनाया हुआ ताकि कवर रहे हमारा इनर साइड ऑफ द जॉइंट। और इसमें आपको सिनियोवल मेम्ब्रेन, ये जो डार्क ब्राउनिश कलर आपको नजर आ रहा है, ये लेयर हमारी सिनियोवल मेम्ब्रेन की है। आपकी बुक में राइट हैंड पर यहाँ पर है, ठीक है। और इस सिनियोवल मेम्ब्रेन का काम थर्ड वन लेयर बनाकर मजीद पैक कर देना ताकि अब ज्वाइंट और भी ना है। ये बोन मैरो है, हमारी बुक में इसको शो नहीं किया लेकिन आपको पता होना चाहिए। सर टेंडन का थर्ड पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। टेंडन का थर्ड पॉइंट रोकना किसको, हमारे मसल्स की बेंडिंग होने को। स्केलेटन मसल्स है ना, अब देखिए ये हमारा मसल है, ठीक है। सपोज ये पूरा हमारा लिगामेंट है ना, यहाँ तो इसके ऊपर आकर यहाँ पर ज्वाइंट हो गया हमारा कोई भी मसल। अब मिसाल के तौर पे ये हमारा शोल्डर मसल है, अगर शोल्डर की ज्वाइंट है तो यहाँ पर आपके बोन से आकर एक मसल आपके आगे तक चला गया, उसने इस बोन को अपने साथ जोड़ा हुआ। अब ये बोन आपने मूव करवाई तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो मसल्स इस बोन को अपनी तरफ खींचेगा, फिर वो रिलैक्स होगा तो ये बोन अपनी पोजीशन पर वापस आएगी। इस दौरान में ऐसा नहीं हो सकता कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मसल्स वापस ना आ पाए या मसल्स टर्न हो जाए किसी और तरफ। क्यों नहीं होना, क्योंकि उसको टेंडन ने अपनी पोजीशन पर वापस लेकर जाना, और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के दौरान टेंडन का मसल्स का वॉल्यूम कम और ज्यादा होता, तो उसी तरह से टेंडन भी स्ट्रेच भी होता। और ये स्प्रिंग लाइक, जैसे स्प्रिंग होता है ना अपनी जगह पर अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता, तो टेंडन भी मसल्स को अपनी पोजीशन पर दोबारा पहुंचा देता है जितनी भी उसकी जगह है, ठीक है। तो उसको एंगर करके रखता है पॉइंट पर। जनाब उसके बाद हमारी कार्टिलेज, हमने आपसे कहा था ये बोन का आउट, ये बोन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ये लाइनिंग है, ठीक है। और इसके ऊपर जो स्मूथ वाइट कलर का आपको लेयर नजर आ रहा है दोनों बोन पर, इस पर ये नजर आ रहा, ये कार्टिलेज है, ठीक है। तो कार्टिलेज बोन के ऊपर होता है और स्पेशली उस जगह पर जरूर होगा जो ज्वाइंट के तौर पे काम कर रही है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मूवमेंट करेंगे। तो ये स्मूथ चिकना एक काम करने के लिए जरूरी है, वो ये कि फ्रिक्शन को कम किया जाए। दूसरे काम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये बोन जब इस बोन पर चले रब करे तो घिस ना जाए, खराब ना होने के चांस कम से कम हो जाए। पहले क्या घिसेगा, कार्टिलेज, फिर बोन घिसेगी, है ना, ऐसे ही होगा। तो कार्टिलेज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनाब, ये हमें नजर आ रही है सिनियोवल कैविटी, हम इसको सिनियोवल कैविटी भी कहते हैं, हमारी बुक में मतलब लेबलिंग के अंदर नहीं है मे बी। और इसमें जो मौजूद है वो सिनियोवल फ्लूइड मौजूद है, ये लिक्विड है इसके अंदर, ठीक है। सिनियोवल मेम्ब्रेन form a synovial cavity which have fluid called synovial fluid। क्लियर है बेटा बात। अब उसके बाद हमारे बोन जो मैंने भी आपको डिस्कस किया था, ये बोन है। और बोन के अंदर तो यहाँ आपको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, बोन के अंदर ये जो डॉट्स टाइप नजर आ रहे हैं ये एक्चुअल नेट्स का स्ट्रक्चर बना हुआ, तो इसको हम कहते हैं स्पंजी बोन।
स्पंजी बोन स्पंज की तरह सॉफ्ट नहीं है ये, भाई स्पंज की तरह सुराख वाली है। तो अंदर से बोन जो होती है ना, इसके ऊपर कवर होता है एक हार्ड, है ना, आउटर लेयर होती है। तो जब वो हटाएंगे, जब ये आपको जो सुराख वाली बोन है वो आपको नजर आएगी। और ये जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर बोन की हार्डनेस डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लियर बेटा जी? तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक है डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे आता है कि डिफाइन द डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। इसी पेज पर है, पेज नंबर 40 पर ही, ठीक है। और पेज नंबर 41 पर आपके पास स्केलेटन रिलेटेड डिजीज है, वो भी आपसे पूछी जाती है। वो लॉन्ग में पूछी जाती है कभी कभी, और शॉर्ट में भी पूछी जाती है, सिंगल। वो मैं आपको जब उस टॉपिक पे जाऊंगा तो दिखाता हूँ। लेकिन कभी हमसे ये गलती हो जाती है कि डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन की बात की जाए तो हम उसमें डिजीज लिख देते हैं। डिजीज का क्वेश्चन अलग आएगा, डिफॉर्मिटीज, डिफॉर्म होना, स्केलेटन की फॉर्मेशन खराब होना, वो अलग बात है, ठीक है। ये डिजीज नहीं है, ये डिफॉर्म है, कि उसके स्ट्रक्चर में स्केलेटन के कुछ खराबियां पैदा हो जाना, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन अलग है, ये सिंपली भाई शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था, बट डिफाइन द डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। लॉन्ग में नहीं आता, क्योंकि हमने बहुत छोटा सा एक्सप्लेन करना है, बहुत ज्यादा डिफाइन इसको नहीं करना। हम तो आपको बताएंगे, एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देंगे। तो इसमें हम 3 हेडिंग्स लगाते हैं। पहली हेडिंग है हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल और जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इट मीन्स कि ये क्यों होगा? जेनेटिक्स यानी जीन की वजह से। तो कैसी होगी? हेरिटेबल होगी, पेरेंट्स से आएगी, ठीक है। तो पेरेंट्स से हमारे ऑफस्प्रिंग में ये मौजूद होगी। जिन पेरेंट्स में ये जीन मौजूद है उसी में ऐसा होगा, ठीक है ना, सब में नहीं होगा। इसके अंदर हम एक बीमारी या डिसऑर्डर, वो है क्लेफ्ट पैलेट, genetic disorder of skull in which maxilla and palatine fail to fuse। ये 2 लफ्ज मैं आपको पीछे दिखा के आया था। मैक्सिला वो बोन थी जिसमें अपर जॉ आप जिसको कहते हैं, और जिसमें दांत आपके अपर जॉ के लगे होते। पैलेटाइन मैंने कहा था ये इनर साइड पर होती है ना, बाहर से नजर नहीं आती। इसको हम अपने बक्कल कैविटी की छत भी कह सकते हैं, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है। ये हमारी जो अभी आपने स्कल देखी ह्यूमन की, उसमें आपको ये दोनों बोन्स का, इसका तो जिक्र था, इसका कहाँ पे था? फेशियल बोन में हमने बताया था, है ना। लेकिन ये जो इनसाइड होती है, तो ये आपने जिक्र नहीं किया है यहाँ पर। मगर जब आप प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे अपने, तो फ्रॉग की जो स्कल पढ़ रहे होंगे ना, उसमें आपको ये पैलेटाइन दिखाई जाएगी, नजर आएगी। तो होता क्या है नॉर्मल हम में और आप लोगों में, कि जब हमारी स्कल फॉर्मेशन हो रही होती है, जब बोन्स आपस में बनने के बाद आपस में फ्यूजन हो रहा होता बहुत सारी बोन्स का, तो उस वक्त मैक्सिला और पैलेटाइन भी आपस में फ्यूज होती चले जाती हैं, और हमारा मैक्सिला जो हमारी फ्रंट साइड है, जिसे फेशियल साइड कहा जाता है, वहां पर कंप्लीट हो जाता। लेकिन अगर किसी वजह से लाइक जेनेटिक वो जीन मौजूद नहीं है जो इसको कंप्लीट करे, तो बेबी में क्या हो जाएगा? बेबी में मैक्सिला फ्यूज नहीं हो पाएगा, और उसका अपर लिप वो गैप होगा, उसके अंदर दांत है ना हमारे, तो दांत भी वहां नहीं फॉर्म होंगे, और लिप वो भी फॉर्म नहीं होगा, पूरा नहीं, थोड़ा सा पार्ट। लाइक कैनाइन टीथ है। कैनाइन टीथ कौन से होते हैं? वो जो नोकीले दांत है ना हमारे, वो जहां लगे वो वहां नहीं होगा,
क्योंकि वहां गैप है, वहां ये बोन थी ही नहीं, तो दांत कहाँ से आएगा। और अगर है भी, दांत बन भी गया, तो इनर साइड पर टेढ़ा दांत अंदर की तरफ बना होगा, जिसको निकलवाना पड़ता है। ये बचपन में ही वो जब टीथ फॉर्मेशन शुरू होती, जब भी उसको हटा दिया जाता। तो इस गैप की वजह से हमारे वो बेबी को थोड़ी सी परेशानी हुई। तो ओरल और नेजल कैविटी जो होती है वो जरा परेशान हो जाती है। और जो बोलने का, जब भी यानी वो बोलना शुरू करेगा, बेबी बड़ा होगा, तो उस दौरान में उसको वर्ड्स बनाने में प्रॉब्लम होगी। उससे बोला, वो अपनी तरफ से तो बोल रहा होगा मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ, लेकिन हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि वो जो आवाज है वो ओरल और नेजल कैविटी के बिटवीन लीक हो जाया करेगी। इसी तरह बचपन में या पैदाइशी तौर के बाद उसको खास ख्याल उसका रखना पड़ता। ख्याल क्या रखना पड़ता? ख्याल ये रखना पड़ता है कि वो खाना खिलाते या मिल्क जब फीडिंग करा रहे हैं, तो उस वक्त उसको थोड़ा थोड़ा करके फीड करना पड़ता। अगर ज्यादा थोड़ा सा भी हुआ तो वो पॉसिबल है कि चूंकि उसकी नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के बिटवीन जो लिंक है वो डिस्टर्ब है, तो वो जब दूध पी रहा हो, सक कर रहा है, तो उसके साथ एयर भी इन होगी। अब जब वो आगे बढ़ेगी यानी कि थ्रॉट में, तो थ्रॉट में हमारे पास मौजूद होता है हमारा ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता था? हमारी ट्रैकिया और हमारे एसोफेगस, खाना खाने के दौरान इनको ऑल्टरनेटिवली ओपन एंड क्लोज करता। अब जो चीज आ रही है सक करने पर, उसमें खाना भी है और हवा भी है, तो एपिग्लॉटिस क्या करे बेचारा? परेशान होता। उस सूरत में हमारे उस पेशेंट को पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि जो मटेरियल है, फूड मटेरियल, वो उसकी सांस की नाली में चला जाए, वो आगे चलकर एस्पायरेशन नमोनिया कॉज करता है। नमोनिया लाइक नमोनिया असल में क्या होता है? नमोनिया एक्चुअली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिंपल यही है कि सर्जरी होगी उसकी। कोई मेडिकली तौर पर हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, यानी मेडिसिन से इसका इलाज नहीं हो पाएगा। और सर्जरी भी होगी उसकी उसकी ऑलमोस्ट जब वो 12-14 साल का हो जाएगा, जब एडल्ट हो जाएगा, तो उसकी ग्रोथ ज़रा अच्छी हो जाएगी। तो फिर हम उसकी बॉडी ही से कहीं से मसल पार्ट लेकर और उसके अपर लिप में जो गैप है उसको फिल करते हैं। बोन को भी फिल करते हैं, जो बोन है यानी कि जो मैक्सिला थी वो भी फिल करते हैं, ठीक है। आजकल आर्टिफिशियल भी है, उससे हम बोन लगा देते हैं सिलिकॉन की। और लिप चूंकि मसल्स हैं, तो आप उसी की बॉडी से मसल लेकर वहां लगाया जाता है, तो वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। यानी बहुत बेहतर, आपकी हमारी तरह नॉर्मल नहीं हो सकता, लेकिन अब उसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी हद तक हम समझ सकते हैं। और अगर वो ऑपरेट ना किया जाए तो फिर हम उसकी आवाज़ को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है जनाब। सेकंड हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर में माइक्रोसेफेली। माइक्रो में तो आपको माइक्रो का मतलब मालूम है, सेफेली का मतलब कौन बताना चाहेगा? सेफेलस का लफ्ज आपने पढ़ा था वही 1947 में जब फर्स्ट ईयर पढ़ रहे थे। और ये भी बता दूं कहाँ पढ़ा था? चैप्टर 10 में फाइलम पढ़ रहे थे आप, और उस फाइलम का नाम था मोलस्का। अब बताएं क्या मतलब है सेफेलस का? उन बच्चों के साथ ये किया जाता है कि उन बच्चों को लोहे के कैप पहना दिया जाता है। लोहे के कैप पहनाने की वजह से क्या होता है कि उनकी स्कल की जो ग्रोथ है वो वहीं रुक जाती है,
वो बहुत तकलीफ सहते हैं बेचारे, क्योंकि सर बड़ा नहीं हो रहा तो बहुत कुछ होगा ना उनके साथ। और वो बच्चों को लोहे के कैप पहनाकर उन बच्चों की स्कल की ग्रोथ रोक देते थे। बच्चा जो होता था वो मेंटली रिटार्ड हो जाता था, बहुत तकलीफ बर्दाश्त करता होगा। और उसे फिर हम, यानी ये लोग उसे एज अ बेगर यूज करते हुए अपने लिए कमाई का जरिया बना रहे। बिल्कुल ठीक आपने कहा जी, वडेरे बच्चों का है गम लोहा, बस वो ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, ऐसा ही होता है। सर जिन पेरेंट्स के एक नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, पेरेंट्स के अंदर ये डिजीज है, उन पेरेंट्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं? उन पेरेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है जी। उन पेरेंट्स का ट्रीटमेंट, अच्छा, एक्चुअली जो हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या जेनेटिक डिजीज हैं हमारे ह्यूमन के, उनमें से कुछ बीमारियों का इलाज हमने दरियाफ्त किया है। अब वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन और कंडीशन पर ना, जीन्स की कंडीशन कैसी है, जीन की पोजीशन क्या है। कुछ का इलाज किस वक्त होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तभी हो सकता है। कुछ का इलाज बड़े होकर भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं जीन थेरेपी। आप पढ़ेंगे चैप्टर 10 में, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है, उसमें आप इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। और बल्कि जीन थेरेपी पर आपको टॉपिक भी करना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारा वहाँ आता है। दो बीमारियां हैं, उन बीमारियों का इलाज जो आपको जीन थेरेपी के जरिए किया जाएगा, SCID, ठीक है। उस बीमारी को कहते हैं एड्स, है ना, ऐसी मिलती जुलती होती है, लेकिन वो जीन थेरेपी से ठीक हो जाती है, ठीक है जी, तो वो हम करेंगे। तो ये फिनोमेना हमने आपको डिफाइन कर दिया। उसके बाद आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जैसे जॉइंट की बीमारी है, जोड़ों की, लेकिन ये बीमारी जो है ना, वो बाज दफा हमारे पेरेंट्स से भी ट्रांसफर हो रही है। इसमें या तो जोड़, ज्वाइंट या बोन डैमेज, या सॉइल हुआ, फूला हुआ या पेनफुल, मूव करने में बड़ी परेशानी, इमूवेबल। आर्थराइटिस जो है वो, हमने भी कहा आपसे कि हेरिडिटरी भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स से भी आ सकता है, लेकिन उसके अलावा ये वायरल इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं, या बहुत बड़ी कोई इंजरी हो गई और उसके बाद आपका जॉइंट या आपकी बोन बहुत अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही, पेन रह रहा है उसमें। और आखिरी, लास्ट में हमारी एज, उम्र। उम्र बढ़ गए, एज फैक्टर्स, तो उनमें ये आर्थराइटिस भी एक एज फैक्टर का ही काउंट होता है। याद रखिएगा कि हमारी उम्र, एज जो 0 से शुरू हुई है, वो 30 पर पहुंचकर ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट इक्वलाइज हो जाता है इनटू डेथ रेट। वैसे तो जब हमने मरना अल्लाह की तरफ से जब भी वक्त मुकर्रर है, लेकिन बायोलॉजिकली हम अगर बात कर रहे हैं, तो हमारे सेल की ग्रोथ रेट 0 से शुरू होकर, एज 0 से शुरू होकर 30 की एज तक वो ग्रोथ रेट बढ़ता जाता है। फिर 30 की एज तक उसकी रेशियो में कमी होने के बाद 30 से क्रॉस जब हम करते हैं, तो वो रेट डिक्रीज होने लग जाता है। अब आपके सेल की ग्रोथ कम हो रही है, सेल की डेथ ज्यादा हो रही है। इसी को हम कहते हैं एज या एजिंग फैक्टर। अब हम किस तरफ जा रहे हैं? अब हम कब्र की तरफ जा रहे हैं। कब्र की तरफ तो पता नहीं कब भी जा सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकली बता रहा हूँ। आर्थराइटिस ऑफ जॉइंट कॉल्ड ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो जोड़ों में, जो जॉइंट में दर्द हो रहा है ना, हड्डियों में भी दर्द होता है, दो आर्थराइटिस टाइप के होते हैं। अगर हड्डियों की जगह सिर्फ जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो ऑस्टियो आर्थराइटिस भी हम उसे कहते हैं। सेकंड हमारे पास बात आती है जनाब, और वो है हार्मोनल डिसऑर्डर, ठीक है। हार्मोनल डिसऑर्डर में हमारे हार्मोन कोई ना कोई डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से हमारी हड्डियों में पोर होगा। जैसे बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस,
ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादातर हमारी उम्र रसीदा खवातीन का प्रॉब्लम है और इनमें ये नजर आता। अरे क्या हुआ भाई? हाँ, बच्चे हमारे कह रहे हैं ये सर ये कर पढ़े, कल क्यों पढ़े, अभी खत्म करते हैं इसको भाई, टॉपिक है पूरा डिफॉर्मिटीज है। सब थक जाते हो तुम लोग इतनी जल्दी? अबे भाई क्या हो गया, फिजिकल क्लास तो फिर तुम लोग तो मुझे लग रहा है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों को पढ़ना है। बस ये हमारे पास जो है वो डिफॉर्मिटीज का टॉपिक पूरा हो जाएगा और छोटी सी बातें रह गई, डिस्कस कर लें आप उसको। हार्मोनल डिसऑर्डर जो है वो हमारी जो एज वाइज ज्यादा होती हैं बूढ़ी औरतें, उनमें ये हमें नजर आता है और इसकी वजह हमारे पास होती है एस्ट्रोजन लेवल की डेफिशिएंसी। ठीक है, एस्ट्रोजन की जो लेवल है वो दरअसल क्या करता है, वो हमारे पोरस कर देता है, सुराख वाली बोन, सॉफ्ट बोन, थिन, कमजोर, और वो बड़ी आसानी से टूट जाती है। ठीक है, अब ये एस्ट्रोजन क्या है, ये मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं, बाकी हम चैप्टर 4 में इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, सॉरी चैप्टर 3 में। एस्ट्रोजन इज अ हार्मोन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्पर। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल आप वहीं पढ़ेंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में सुराख हो जाता है और ज्यादा इफेक्ट जो इसका पड़ता है वो हिप बोन पर, वर्टेब्री पर और रिस्ट पर, क्योंकि हिप बोन थोड़ी सी पतली होती है लेकिन बड़ी होती है, वर्टेब्री छोटी होती हैं लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत होता है पूरी उम्र, पूरी जिंदगी, और रिस्ट, इसका भी इस्तेमाल हमारी बोन का बहुत ज्यादा होता है। तो ये तीनों टाइप जो ज्वाइंट के ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और पोरस होने की वजह से अक्सर आपने सुना होगा नानी या दादी की कि जी हिप बोन टूट गई, गिर गई वो जरा सी और हिप बोन ब्रेक हो गई या हिप बोन का ऑपरेशन है। इसी तरह उनकी कमर में बहुत दर्द है या कमर कर्व होने लग गई, झुकने लग गई। इसी तरह रिस्ट, उनमें अक्सर और बेशतर वो अगर कपड़े चेंज कर रही है, पता चला उनके हाथ की कलाई का ज्वाइंट निकल गया, ऐसी चादर पर हाथ लगा रही है साफ करने के लिए जरा सा, और कलाई का हाथ ज्वाइंट जो निकल गया। तो रेमेडी इसकी, यानी अगर हमने इससे बचना है तो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ERT, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए एस्ट्रोजन की आपके लेवल की डेफिशिएंसी कितनी है, उसके बाद ही हम इसको थेरेपी करते हैं। और अगर ये ठीक हो जाता है तो फिर हमारा काम नॉर्मल हो जाता है, यानी जब ये काम आपका आपकी एज 30 से पहले आपको अंदाजा होना चाहिए कि एस्ट्रोजन की आपके अंदर लेवल क्या है, और अगर वो कम चल रहा है तो आप उसको ठीक कर लें ताकि 30 के बाद, 35 के बाद आपको ऑस्टियोपोरोसिस का सामना ना रहे। फिर उसके साथ साथ हम सूरज की रोशनी, कैल्शियम की क्वांटिटी, इसको भी ज्यादा लेते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी विटामिन डी फॉर्मेशन करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करती है इनटू विटामिन डी, और उसके साथ कैल्शियम मिलकर कैल्सिफिकेशन करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारे पास एग्जाम जो टाइप है वो है माल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। खाना आप लोग सब बहुत अच्छा खाते हैं माशाल्लाह, बर्गर खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि न्यूट्रिशन कितनी खाते हैं आप, आपकी न्यूट्रिशन क्वांटिटी कितनी है, आपकी इस एज में आपको कितनी कैलोरी रिक्वायर्ड है, कितना आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना आपको प्रोटीन चाहिए, कितना आपको फैट चाहिए, है ना? ऐसा किसी को आइडिया नहीं होता। और आप क्या करते हैं, बस खाना खाकर पेट भरने की पूरी पूरी कोशिश कर लेते हैं बस। तो हमारे पास अगर बचपन में ऐसा हो जाए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहे या कैल्शियम की, इन दो में से कोई एक चीज डेफिशिएंट रहे, तो फिर रिकेट की बीमारी हो जाती है। रिकेट की बीमारी में क्या होता है, चिल्ड्रन की जो बोन, लेग्स की यानी पाँव की बोन है, उन पर वेट बहुत होता है, तो उसकी वजह से उन बोन में थोड़ा सा कर्व आ जाता है। बोट मीन्स कर्व, गोल सा, और
पेल्विस पर उसका असर होकर वो थोड़ी सी वो भी डीफॉर्म हो जाती है। और ये डीफॉर्म अगर हो गई तो फिर हमेशा उसकी बोन जो पाँव की है वो सीधी नहीं रहेंगी, थोड़ी सी कर्व रहेंगी। अब उसको कैल्शियम भी आप पूरा कर दें, उसका विटामिन डी भी पूरा कर दें, उसके बावजूद ऐसा नहीं हो पा। जी बिल्कुल, आपने कहा कि जी एक सर इसलिए एक डिश हम रेगुलर नहीं रखते और मुख्तलिफ डिश को मल्टीपल करते रहते हैं। लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि वो डिशेस का तो कैलकुलेट कर लिया आपने कि आपने आज बर्गर खाना है, कल पिज़्ज़ा खाना है, परसों रोस्ट खाना है, उसके बाद पता नहीं क्या खाना है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि बर्गर में, पिज़्ज़ा में, रोस्ट में कैलोरीज कितनी है, विटामिन कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने, प्रोटीन कितने, जो आपकी बॉडी को नीड कितनी है, वो कैलकुलेशन नहीं मालूम। वो कैलकुलेशन ही न्यूट्रिशन कहलाती है। न्यूट्रिशनल साइंस आजकल बहुत इन है ना। हर कोई इसकी तरफ जा रहा, अल्लाह भला करे आगे चलकर ये कैसी हो जाएगी। उसके बाद आप देखते हैं जनाब कि इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। बहुत बेहतर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो जो कर्व आ जाता है ना वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको कम तो कर किया जा सकता है, कुछ एक्सरसाइज की जाती है उसकी, और फिजियोथेरेपी, और फिर साथ ही विटामिन डी अगर उसमें कम है तो वो विटामिन डी का फोर्टिफाइड उसको मिल्क पिलाया जाता है, इसमें विटामिन डी और भी ज़्यादा डाला जाता है। फिर इसी तरह सूरज की रोशनी उसको ज़्यादा एक्सपोज की जाती है ताकि वो विटामिन डी और बने। ठीक है जी। तो हाँ बिल्कुल ठीक है आपने जी, वेजिटेबल्स आप खाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वेजिटेबल ही खाते रहें। वेजिटेबल के साथ साथ आपको दालें भी खानी है, आपको गोश्त भी खाना है, और गोश्त की वैरायटी डिफरेंट वो भी खानी है, सिर्फ चिकन नहीं खाना। ठीक है, सारी गोश्त की वैरायटी खानी है। एक और क्वेश्चन आया सर, कर्व आने से पहले पता चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है जी। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो बच्चा वैसे ही थोड़ा सा सुस्त रहता है ना, तो उस सूरत में भी हम उसका टेस्टिंग करा सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो पूरा होता है। अब जो भी बात अगर आपने करनी है जल्दी से कर लें तो फिर हम छुट्टी करें। अच्छा जी, एक उन्होंने कहा कि एयर मिल्क कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं, बाहर मिल्क पीने से क्या क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड होती है? मिल्क पीने से आपकी बॉडी की ऑलमोस्ट, अगर मिल्क है तो, है ना, केमिकल नहीं है तो, दूध है उसमें पानी मिला हो तो अलग बात है, लेकिन केमिकल से बना हुआ दूध नहीं, अगर दूध है तो वो आपकी बॉडी की ऑलमोस्ट सारी नीड को पूरा करता है। एग है वो आपकी बॉडी की सारी नीड को पूरा करता है। गोश्त है वो आपकी बॉडी की सारी नीड को पूरा करता है। इसीलिए ये बेसिक फूड है हमारे। नेक्स्ट में आपने पूछा जी बच्चे ने कि सर ये पोर्स क्यों डेवलप होते हैं बोन में? पोर्स डेवलप होते हैं, सुराख हो जाते हैं ना, बोन कमजोर हो गई। जब बोन कमजोर हो गई तो जो जिस जगह पर कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट होना चाहिए था वो वहां नहीं है, तो अब उसकी जगह पर सुराख होगा। जैसे आपने दीवार पे प्लास्टर किया ना, अगर आप प्लास्टर ना करें तो कुछ अर्से बाद आपकी दीवार जो सिर्फ ईंटों की थी वो उसकी ईंटें टूटना शुरू हो जाएंगी, खराब होने लग जाएंगी। तो ऊपर की जो कवरिंग है, जो अच्छी कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट बनाने थे वो नहीं बनाया आपने, इसलिए आपकी बोन पोरस होने लगे। ओके जी, ठीक है जी। आज के लिए कल बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है आज से रिलेटेड तो अपने पास नोट कर लें, कल हम पहले उससे डिस्कस कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, दुआएं कीजिए अपने लिए भी हमारे लिए भी। अल्लाह हाफिज।